इसी पिछली वीडियो में हमने नातेदारी की भेद देखे थे और नातेदारी के भेद में हमने नातेदारी की श्रेणियाँ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और इसके आगे जो नातेदारी के नियामक व्यवहार या रीतियाँ, लेकिन उससे पहले हम यहाँ नातेदारी की संबंध संख्याओं के बारे में और चर्चा करेंगे, जो कभी कभी यानी परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है। इस स्लाइड में तो नातेदारी की संबंध संख्याओं का उल्लेख नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं कि नातेदारी की संबंध संज्ञाएं। संबंध सूचक शब्द ऐसी संज्ञा होती हैं जिनका प्रयोग भिन्न प्रकार के संबंधों के उल्लेख के लिए किया जाता है। यानी जब व्यक्ति नातेदारी व्यवस्था में अपने नातेदारों के लिए जिस संज्ञा का जो प्रयोग किया जाता है, जिस संज्ञा से वो उसको पुकारता है, उनको संबोधित करता है, वह संबंध संज्ञा कहलाते हैं सामान्यतः। जैसे मामा, चाचा, पिताजी, माताजी, पुत्र, पुत्री, ये सभी क्या हैं? ये संबंध संज्ञा हैं। तो संबंध संज्ञाओं का जहाँ तक सवाल है, इसमें मार्गन पहला ऐसा विद्वान था जिसने नातेदारी शब्दावलियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योग दिया। और मार्गन ने न्यूयॉर्क राज्य की इराक्विश एक जनजाति है, और इराक्विश जनजाति का हम कह सकते हैं कि उसने जीवन पर्यंत अध्ययन किया। और जहाँ तक मार्गन नातेदारी संबंध संज्ञाओं को इतना महत्व देता था, उसने एक जगह कहा है कि नातेदारी तत्व को समझने के लिए शब्दावली के अध्ययन को राजमार्ग कहा जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जिस देश के लिए, जिस समाज के लिए जो महत्व राजमार्गों का होता है, वही नातेदारी व्यवस्था में संबंध संज्ञाओं का महत्व है। यानी राजमार्ग से हम किसी भी देश को हम समझ सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं, तरह तरह के हम तथ्यों को इकट्ठा कर सकते हैं, जानकारी एकत्र कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो संबंध संज्ञाएं जो होती हैं, हमारी नातेदारी व्यवस्था को समझने में इतने महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है। जहाँ तक मार्गन ने विश्व में हम कह सकते हैं कि प्रचलित नातेदारी शब्दों का अध्ययन करके उन्हें मुख्य रूप से जहाँ तक है दो भागों में बांटा। एक वर्गात्मक संबंध सूचक संज्ञाएं और दूसरी विशिष्टात्मक संबंध सूचक संज्ञाएं। तो यहाँ हम दोनों को हम देखेंगे। पहले यह है विशिष्ट वर्णनात्मक या व्यक्तिकात्मक संबंध संज्ञाएं, जिसको हम विशिष्ट संबंध संज्ञा भी कह सकते हैं शॉर्ट में। तो ये वे संज्ञा हैं जहाँ कह सकते हैं जो केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं जिनके संदर्भ में या जिनको संबोधित करते हुए बात की जाती है। उदाहरण यदि हम यहाँ लें कि जब हम कहते हैं पिताजी, तथा हमारा अर्थ एक विशिष्ट संबंधी से ही है जो समाज में पिता के संबंध से जाना जाता है। पुत्र है, पत्नी है, माँ है, ये जितने भी हैं, यानी ये जो शब्द ऐसे हैं कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसी जो संज्ञा हैं, ऐसी जो संबंध संज्ञा हैं, उनको मार्गन विशिष्ट संबंध संज्ञाओं के नाम से जानते हैं, जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही यूज होता हो। कहने का तात्पर्य है। और दूसरी संबंध संज्ञाओं की वो बात करते हैं, वो हैं वर्गात्मक संबंध संज्ञाएं। वर्गात्मक संबंध संज्ञाएं के अंतर्गत कह सकते हैं कि एक साखी एवं भिन्न साखी कई व्यक्तियों और प्राय विवाह मूलक संबंधियों के लिए एक ही संबंध सूचक शब्द का वहां प्रयोग किया जाता है। वर्गात्मक संबंध सूचक शब्द इन सभी संबंधियों को एक वर्ग के रूप में समान कह सकते हैं कि उसमें माना जाता है। यहाँ उदाहरण के माध्यम से हम कुछ समझना चाहें तो कुछ हमारे सामने यानी ऐसे उदाहरण हैं जो जनजातीय समाजों में इस प्रकार की संज्ञाएं हैं जहाँ एक ही संज्ञा कई व्यक्तियों के लिए यूज की जाती है। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि वर्गात्मक संबंध संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जो एक साथ एक संज्ञा कई व्यक्तियों के लिए प्रयोग की जाती है, वे वर्गात्मक संबंध संज्ञाएं कहलाती हैं।
जैसे आसाम के शेमा नागा जो जनजाति है वो अजा शब्द का प्रयोग करती है, और अजा शब्द वहां जो प्रयोग किया जाता है माँ के लिए, पिता के भाई की पत्नी के लिए, मौसी के लिए, इन सभी संबंधियों के लिए वहां एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, अजा। किस किस के लिए? एक तो माँ के लिए, एक पिता के भाई की पत्नी, यानी वो जैसे कहते हैं बड़ी मम्मी या छोटी मम्मी, या हम ये भी कह सकते हैं कि चाची और ताई, और मौसी माँ की बहन, यानी इन तीनों संबंधियों के लिए एक संज्ञा का वहां प्रयोग किया जाता है, और वो क्या है? अजा। तो यहां ये कह सकते हैं कि ये जो एक जो संज्ञा है तीन संबंधियों के लिए प्रयोग की जा रही है, तो इसको हम वर्गीकृत संज्ञा के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। वहीं एक कह सकते हैं कि अपू संज्ञा का जो प्रयोग किया जाता है वह पिता के भाई, यानी जहाँ बड़े पापा और छोटे पापा भी हो सकते हैं, चाचा और ताऊ भी हो सकते हैं, एवं माँ की बहन के पति यानी मौसा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वहीं एक आमी संबंध संज्ञा है, यानी आमी जो संज्ञा है, आमी का भी जो प्रयोग वहाँ किया जाता है वह बुआ के लिए और सास के लिए किया जाता है। तो वहीं कुकी लोगों में, यानी एक कुकी एक जनजाति है, कुकी जनजातियों में हेपू संज्ञा का जो प्रयोग किया जाता है वह दादा के लिए किया जाता है, नाना के लिए किया जाता है, मामा के लिए किया जाता है, ससुर के लिए किया जाता है, ममेरे भाई के लिए किया जाता है, और साला के लिए किया जाता है, और भतीजे के लिए किया जाता है। यानी इतने सारे संबंधियों के लिए एक संबंध संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, और वह है हिपू। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न आयु वर्गों एवं पीढ़ियों के लोगों के लिए भी ये ऐसी संबंध संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। जहाँ अंगामी नागाओं में बूढ़ी एक संबंध संज्ञा है, और बूढ़ी शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो बड़े भाई, पत्नी की बहन, ज्येष्ठ एवं उनकी पत्नी, चाची, ताई आदि सभी के लिए किया जाता है। तो यहाँ हम यह देखते हैं कि विपरीत लिंगियों में भी एक ही शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी में कजिन जो शब्द है उसका प्रयोग चचेरे, ममेरे, फुफेरे और मौसेरे भाई बहनों के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी दो विपरीत लिंगियों के लिए एक ही संज्ञा का प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार से हम ये भी देख सकते हैं कि अंकल शब्द का जो प्रयोग है पिता के भाई के लिए, मामा के लिए, फूफा के लिए, मौसा आदि संबंधियों के लिए किया जाता है। तो ये सभी जो है हमें इन संज्ञाओं को हम वर्गीकृत संज्ञाओं की नाम से जान सकते हैं। और आगे अब हम देखेंगे नातेदारी के नियामक व्यवहार या रीतियां, और इसमें पहला जो हमारा व्यवहार जो रीतियां है, परिहार या विमुखता। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न संबंधी जो होते हैं, उन विभिन्न संबंधियों में सभी संबंधियों में एक जैसे संबंध या एक जैसा व्यवहार नहीं होता। सभी संबंधियों में जो व्यवहार करने की जो कह सकते हैं कि वहाँ जो रिवाज है या रीति है या हम कह सकते हैं प्रथा है, वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कुछ रिश्तेदारों के तहत जो संबंध होते हैं वह श्रद्धा के होते हैं, सम्मान के होते हैं। तो कुछ संबंधियों के साथ जो संबंध होते हैं वह परिहास के होते हैं, हंसी मजाक के होते हैं। कुछ संबंधियों के साथ जो संबंध होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ एक दूसरे का नाम नहीं लिया जाता। तो ऐसे कुल मिला के हम ये कह सकते हैं इनके माध्यम से, इनके द्वारा जो नियामक व्यवहार या रीतियां हैं, तो यहाँ हम ये देखेंगे
कि नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से किस प्रकार के संबंध या किस प्रकार के संबंधी हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला, परिहार या विमुखता। परिहार और विमुखता का अर्थ यह होता है कि कुछ नातेदारी व्यवस्था में कुछ संबंधी इस प्रकार के होते हैं जहां समाज दो संबंधियों के बीच में यह अपेक्षा करता है कि इन दोनों संबंधियों में कुछ दूरी बनी रहे। यानी इसका अर्थ ये है कि कुछ संबंधी आपस में विमुखता बरतें, एक दूसरे से कुछ दूरी बनाए रखने का प्रयत्न करें और पारस्परिक सामाजिक अंतःक्रिया को कह सकते हैं कि टालने का प्रयास करें। इस रीति के अनुसार कई संबंधियों के नाम लेना या परिचित रीति से बात करना वर्जित होता है और कभी कभी तो हम यहाँ तक देखते हैं कि संबंधी एक दूसरे को देख नहीं सकते, आपस में बातचीत नहीं कर सकते और जहां तक है वो आमने सामने भी नहीं आ सकते। परिहार के संबंध विभिन्न संबंधियों में जैसे हमको देखने को मिलते हैं, उदाहरण से हम यहाँ लें, जैसे भाई बहन का परिहार, सास दामाद का परिहार, सास बहू का परिहार, ससुर पुत्र बहू परिहार, ससुर दामाद का परिहार, ज्येष्ठ एवं छोटे भाई की पत्नी के बीच परिहार और स्त्री के पति का पत्नी की बड़ी बहन से परिहार। यानी यहाँ कुछ इस प्रकार के संबंधियों के हमने नाम लिए जहाँ इन संबंधियों के बीच में वह समाज यानी इस प्रकार की अपेक्षा करता है कि इन दोनों जो संबंधी हैं इनमें आपस में एक निश्चित दूरी बनी रहे और यदि उस निश्चित दूरी का ये जो संबंधी पालना नहीं करते तो वहीं समाज में कह सकते हैं कि इनकी निंदा होती है, आलोचना होती है, बुराइयां होती हैं। तो हम सभ्य समाज की जहाँ तक बात करें ना, जनजाति समाज की तो हम बात कर के अपने को देखना ही है, लेकिन सभ्य समाज की भी हम बात करते हैं। जैसे ससुर और पुत्र वधू की जहाँ बात है तो यहाँ एक निश्चित एक दूरी होती है दोनों में और समाज भी एक अपेक्षा करता है कि सास और बहू हैं, हाँ कुछ दूरी बनाए रखें। ज्येष्ठ और छोटे भाई की पत्नी हैं, उनमें दूरी बनाए रखें। यदि उनमें दूरी बनी रहेगी तो समाज अच्छा मानेगा, प्रशंसा करेगा। वहीं इसके विपरीत इन दोनों में संबंध होता है या व्यवहार करते हैं तो वहीं समाज इनकी निंदा करने लग जाता है। तो ये परिहार या विमुखता वो रीति है, एक हम कह सकते हैं कि वह संबंध है, वह व्यवहार है जहाँ दो संबंधियों के बीच में समाज ऐसी अपेक्षा करे कि इनके बीच में एक निश्चित एक दूरी बनी रहे। तो जितने भी हमने जो उदाहरण दिए हैं, जैसे भाई बहन का जो परिहार की जो हमने बात करी, तो कई समाजों में भाई बहन परस्पर परिहार का पालन करते हैं। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि एक लंका की वेटाइट जनजाति है, वहाँ भाई बहन के बीच परिहार हमें देखने को मिलता है और वहाँ तक वे एक ही छत के नीचे दोनों सो नहीं सकते हैं, वे एक साथ दोनों भोजन नहीं कर सकते और कहीं कहीं पर तो इस प्रकार के परिवार हम कह सकते हैं कि पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं, जिसमें एक उदाहरण ऐसा आया है कि जब भाई बहन जीवन भर परिहार रखते हैं और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी उस घर में भाई को प्रवेश की इजाजत नहीं होती है जहां बहन का शव रखा है। तो ट्रोबिंडिया जो कह सकते हैं लंका की जो वेटाइट जनजाति है, उनमें भाई बहन परिवार हमें को देखने को मिलता है। जहाँ तक हम सभ्य समाज की बात करें तो सभ्य समाज में भाई बहन का परिहार नहीं होता। हम एक बात और यहाँ ये बता दें कि ये जो उतने भी परिहार हैं ये सार्वभौमिक नहीं है। कोई परिहार किसी समाज में देखने को मिलता है तो कोई परिहार किसी दूसरे समाज में देखने को मिलता है। इनको हम सार्वभौमिक नहीं कह सकते। तो भाई बहन का जो परिहार है वह केवल लंका की जो वेटाइट जनजाति है वहीं हमको देखने को मिलता है। वहाँ भाई बहन 12 वर्ष के हुए कि उनको अलग अलग कर दिया जाता है। वो साथ नहीं रह सकते, साथ खेल नहीं सकते, साथ भोजन नहीं कर सकते, साथ वो एक छत के नीचे सो नहीं सकते हैं। और जैसा कि बताया जहाँ तक एक पराकाष्ठा की सीमा तक परिहार पहुँच जाता है कि एक मृत भाई है या मृत बहन है, उसको दूसरा पक्ष उसको देखने का भी वहाँ निषेध माना जाता है। तो वहीं
और भी ऐसे उदाहरण हैं, पुत्र वधू और सास ससुर परिहार लगभग हम देखते हैं कि सभी समाजों में देखने को मिलता है। योगाधिकार जनजाति में बहू अपने ससुर एवं जेठ के चेहरे को नहीं देख सकती है, और जहां तक है दामाद को भी अपनी सास एवं ससुर के चेहरों को वहां देखना मना है। वहीं ओस्टाक जनजाति में जब तक ऐसा माना जाता है कि जब तक कोई संतान पैदा न हो, बहू को ससुर के सामने जाने की मनाही होती है, और यदि इस स्थिति में उनका कहीं सामना हो भी जाता है तो वे दोनों मुंह छिपा लेते हैं। तो ये सब क्या है कि परिहार के हम कह सकते हैं कि ये सभी व्यवहार हैं। एक न्यू गिनी की बुकाई जनजाति में दामाद और सास ससुर एक दूसरे के नाम नहीं ले सकते, ये भी एक परिहार का तरीका है। वो परस्पर छू नहीं सकते आपस में, और न साथ ही वो भोजन कर सकते हैं। और वहाँ ऐसा भी देखने में मिलता है कि यदि ससुर को दामाद के सामने भोजन करना होता है तो वह मुंह ढककर करता है, या दूसरी तरफ मुंह कर लेगा और फिर वो भोजन करेगा। यदि दामाद और ससुर का यहाँ तक कि खुला हुआ मुंह देख ले तो वो वहाँ से उठकर भाग जाता है। तो कई जनजातियों में ऐसा सास अपने दामाद का नाम तक नहीं ले सकती है, उसको देख नहीं सकती है, उसके साथ भोजन नहीं कर सकती है। तो ये सब एक परिहार के हम कह सकते हैं व्यवहार है, परिहार के तरीके हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक जनजाति है जहाँ सास मान लो यदि जंगल में लकड़ियाँ चुनने गई है, और लकड़ियाँ चुनते चुनते वहाँ उसका दामाद यदि उसके सामने आ जाए तो सास क्या करती है कि वह एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, यानी उसको वो अपना शरीर तक नहीं दिखाती है। वहीं भारतीय समाज की बात करें तो सास ससुर और जेठ और पुत्र वधू में करीब करीब हर परिवार में, हर समाज में हमको ये देखने को मिलता है, जहाँ इन दोनों संबंधियों के बीच में एक समाज अपेक्षा करता है कि इनमें दूरी बनी रहे। तो इस प्रकार के जो व्यवहार हैं, जहाँ समाज ऐसी अपेक्षा करता है कि इन संबंधियों के बीच में कुछ दूरी रहे, क्योंकि जहाँ ससुर और बहू जब हंसी मजाक करने लग जाते हैं तो वहाँ समाज में निंदा होती है, समाज में बातें बनती हैं। या जेठ और छोटे भाई की पत्नी यदि आपस में एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, एक थाली में खाना खा रहे हैं या हंसी मजाक कर रहे हैं, तो वहाँ भी समाज उनकी निंदा करता है। तो निंदा करता है मतलब ये परिहार संबंधी है, और समाज उनसे अपेक्षा करता है कि इन दोनों संबंधियों में यानी कुछ दूरी बने रहे। तो ये आज हमने जो नातेदारी के नियमों के व्यवहार की पहली रीति के बारे में हमने देखा, परिहार, जिसको कहा जाता है परिहार या विमुखता। ये जहाँ तक है आपको समझ में आई होगी, आपके दिमाग में स्पष्ट हुई होगी। अब अगले वीडियो में इसके हम कारणों की बात करेंगे कि ये जो परिहार या विमुखता वाला जो व्यवहार है, इसके पीछे क्या कारण है कि कुछ संबंधियों के बीच में इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। तो हम कारणों की बात करेंगे। धन्यवाद।